इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ये 2021-22 का पेपर है। इस पेपर में थ्योरी पोर्शन ज्यादा पूछा गया था, डेफिनेशन टाइप। तो पेपर कंपैरेटिवली अगर मैं कहूँ तो आसानी कहूंगा, है ना। तो ये KCS 402 2021-22 का पेपर है। वन बाय वन इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन इसके एक एक करके देख लेते हैं, है ना। देखो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन अल्फाबेट एंड स्ट्रिंग इन ऑटोमेटा थ्योरी। तो अल्फाबेट क्या होता है? सेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स जिसके थ्रू हम लोग इनपुट देते हैं, जैसे कि सिग्मा इक्वल टू ABCDE, या हम लोग कई बार लिखते हैं सिग्मा इक्वल टू 0,1। तो ये होता है क्या? अल्फाबेट। अब इनके कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रिंग बनती है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग ओवर एन अल्फाबेट इज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ लेटर्स फ्रॉम द अल्फाबेट। जैसे ABCDE अगर आपके अल्फाबेट है तो स्ट्रिंग बनेगी क्या? ABBCCADDC, ये सब। तो ये हमारी क्या हो गई? स्ट्रिंग। तो अल्फाबेट हुए ABCDE और ये बन गई स्ट्रिंग, मतलब अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन से बनेगी आपकी स्ट्रिंग। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, गिव द डेफिनेशन ऑफ DFA। आपको मालूम है DFA में 5 टपल होते हैं, Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0, F। Q क्या होता है? सेट ऑफ स्टेट्स, जो भी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट होंगी। सिग्मा क्या होता है? इनपुट सिंबल्स। डेल्टा क्या होता है? ट्रांजिशन फंक्शंस। डेल्टा का इसमें फॉर्म कैसे लिखा जाता है? डेल्टा ऑफ Q0, A इक्वल टू Q1, इस तरीके से। और ये स्टेट क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। स्टार्ट स्टेट Q0, ये स्टार्ट स्टेट हो गई। और F क्या होती है? फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट या एक्सेप्टिंग स्टेट। ठीक, तो ये डेफिनेशन हो गई। 5 टपल से हम लोग DFA रिप्रेजेंट करते हैं, Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0, F। करेक्ट। एक्सप्लेन ब्रीफ अबाउट क्लींस थ्योरम। क्लींस थ्योरम क्या कहती है? कि एनी रेगुलर लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय एन फाइनाइट ऑटोमेटा। कोई भी रेगुलर लैंग्वेज है तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा किसके थ्रू? फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा। और इसका अगर मैं कन्वर्स कहूं, दैट कन्वर्स क्या होगा? दैट एनी लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एन फाइनाइट ऑटोमेटा इज रेगुलर, दैट इज क्लींस थ्योरम। इसके बाद डिफाइन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो CFG में हम लोग 4 टपल का यूज करते हैं, VTPS। V क्या होता है? सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स या वेरिएबल्स। T क्या होता है? सेट ऑफ टर्मिनल्स। P क्या होता है? सेट ऑफ प्रोडक्शंस। और S क्या होता है? स्टार्ट सिंबल। तो ये CFG की डेफिनेशन होती है। इसका पूछा गया, राइट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन 0+1 का स्टार। तो 0+1 स्टार लगा हुआ है, दैट मींस एप्सिलॉन एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहले तो मैंने लिख दिया S टेंड्स टू एप्सिलॉन। अब क्या है? 0 और 1 से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग, है ना। तो इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो क्या होगा? एप्सिलॉन 0,1, फिर 0,0,0,1,1,0,1,1 एंड सो ऑन। कुल मिला के समझिए 0 और 1 से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग। तो हमने लिख दिया S टेंड्स टू 0S/1S। तो अब जो भी स्ट्रिंग आएगी इसमें चलती रहेगी और एंडिंग कहां पे हो जाएगी? एप्सिलॉन पे। तो ये बन गया 0S/1S और S टेंड्स टू एप्सिलॉन। व्हाट आर राइट लीनियर ग्रामर एंड लेफ्ट लीनियर ग्रामर? तो राइट लीनियर ग्रामर क्या होती है? जिसमें जो नॉन टर्मिनल्स लिखे जाते हैं, ऑल द नॉन टर्मिनल्स ऑन द राइट हैंड साइड एग्जिस्ट एट द राइट मोस्ट प्लेस। राइट मोस्ट प्लेस, ये देखिए, जो आपका नॉन टर्मिनल है ये राइट में एग्जिस्ट करेगा, सॉरी नॉन टर्मिनल। तो नॉन टर्मिनल इसमें कहां पे है? ये लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे है ना। तो इस तरीके से। और लेफ्ट लीनियर ग्रामर क्या कहती है? कि जो इसमें नॉन टर्मिनल होंगे वो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड मतलब इस साइड, एरो के इस साइड जो लिखे जाएंगे, तो वो कहां पर होने चाहिए? लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे। तो ये देखिए, ये मैंने डाल रखा है लेफ्ट में। तो ये हो गई राइट लीनियर ग्रामर और ये हो गई लेफ्ट लीनियर ग्रामर। यहाँ पे नॉन टर्मिनल राइट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे सबसे लास्ट में, और यहाँ एरो किस तरफ? स्टार्टिंग में लिखे जाएंगे। इसके बाद डिस्कस ब्रीफली अबाउट PDA। तो PDA हम सभी लोग जानते हैं, टपल कौन कौन से होते हैं? Q, सिग्मा, टाउ, डेल्टा, Q0, Z0 और F। Q क्या होता है? सेट ऑफ स्टेट्स। सिग्मा क्या होता है? इनपुट सिंबल्स। टाउ क्या होता है? स्टैक अल्फाबेट। डेल्टा क्या है? ट्रांजिशन फंक्शंस। Q0 इनिशियल स्टेट या स्टार्ट स्टेट। Z0 स्टार्ट सिंबल जो स्टैक में देते हैं। और F क्या है? फाइनल स्टेट। तो वही मैंने लिखा हुआ है, F जो है फाइनल स्टेट या एक्सेप्टिंग स्टेट।
ठीक, तो ये हो गया डेफिनेशन आपका किसका, पीडीए का डेफिनेशन। इसके बाद पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय टू स्टैक पीडीए। तो टू स्टैक पीडीए क्या है, बेसिकली ये जनरलाइजेशन होता है किसका, पुश डाउन ऑटोमेटा का। तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक बनता है, आप सभी लोग जानते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक टू स्टैक पीडीए विच इज इक्विवेलेंट टू अ डिटर्मिनिस्टिक टू स्टैक पीडीए। तो जो हम पीडीए बनाते हैं, इस पीडीए का जनरलाइज फॉर्म होता है टू स्टैक, उसमें हम लोग जनरली 2 स्टैक का यूज करते हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक ट्यूरिंग मशीन मॉडल, तो सभी की ही डेफिनेशन इन्होंने पूछ ली थी। तो ट्यूरिंग मशीन के टपल आपको मालूम है, क्यू, सिग्मा, टाउ, डेल्टा, Q0, B और F। क्यू क्या होता है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। सिग्मा क्या है, इनपुट सिंबल्स। मैंने यहाँ पे चलिए एक एक करके बताता हूँ, पहले टाउ लिखा हुआ है, तो क्यू आपका सेट ऑफ स्टेट्स। टाउ क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ अलाउएबल टेप सिंबल्स, टेप पे आप जो सिंबल अलाउ करते हैं। बी क्या होता है, सिंबल ऑफ टाउ दैट इज ब्लैंक, जो आप लोग ब्लैंक डालते हैं ना, कैपिटल बी लिखते हैं, डेल्टा लिखते हैं, उसको ब्लैंक बोलते हैं। सिग्मा क्या है, सबसेट ऑफ टाउ नॉट इंक्लूडिंग बी, उसमें क्या है, ब्लैंक को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, वही बात सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स जो होते हैं, ठीक है ना। और डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शंस, वहां पे आप किस तरीके से लिखते हैं, क्यू इंटू टाउ इक्वल टू क्यू इंटू टाउ कॉमा एल कॉमा आर, मतलब लेफ्ट और राइट कैसे आप जाते हैं भाई, ऐसे लिखते हैं ना आप जब वहां पर जाते हैं कि क्यू से पूरी आप टेबल बनाते हैं कि इस टेबल में लेफ्ट में कहां जाएगा, राइट में कहां जाएगा, पुराना आप वीडियो देख लीजिएगा ट्यूरिंग मशीन का, तो वहां हम लोग ट्रांजिशन फंक्शंस लिखते हैं। Q0 क्या है, इनिशियल स्टेट, और F क्या है, फाइनल स्टेट। इन शॉर्ट में बताता हूं, Q मतलब सेट ऑफ स्टेट्स, टाउ मतलब टेप पे कौन से सिंबल अलाउ किए जाएंगे, B मतलब ब्लैंक, सिग्मा मतलब इनपुट सिंबल्स, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन, ये ट्रांजिशन फंक्शन का फॉर्मेट लिखा हुआ है, आप लोग फेमिलियर होंगे इससे, कि ऐसे लिखते हैं ना, ए को एक्स में कन्वर्ट करो देन राइट में मूव करो, उसी तरीके से। और Q0 क्या है, इनिशियल स्टेट, और F क्या है, फाइनल स्टेट। इसकी ऑर्डरिंग थोड़ी गड़बड़ा गई है, इसमें पहले Q था तो Q मैंने यहां लिख दिया है, फिर सिग्मा था तो सिग्मा यहां लिख दिया है, टाउ तो टाउ यहां है, फिर डेल्टा लिखा हुआ है तो डेल्टा ये लिखा हुआ है, फिर Q0 तो Q0 यहां दे दिया है मैंने, B तो B यहां दे दिया है, और F यहां पे दे दिया है, ठीक है ना। तो आप ऑर्डरिंग देख लीजिएगा, वैसे जनरली हम लोग याद ऐसे ही रखते हैं, Q सिग्मा टाउ डेल्टा Q0 B F। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉल्टिंग प्रॉब्लम, तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम में दोबारा देखो, जिन टॉपिक्स को, जो बड़े टॉपिक्स हैं जिनको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं उसका वीडियो रेफरेंस दे देता हूं, आप वहीं पे जाके देख लीजिएगा। अननेसेसरी इस वीडियो को 1 घंटे 1.5 घंटे के बनाने का कोई मतलब नहीं, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम आप वीडियो 5.2 में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है एज इट इज, तो वहां से आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन आप खत्म हो गए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट चर्च थीसिस और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। तो ये दोनों ही मैंने चर्च थीसिस और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज को वीडियो 5.2 और 5.3 में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा। देखो मैं एक बात बताता हूं, जो हमारी टफल की वीडियोज है इनके साथ एक प्रॉब्लम है। टफल की वीडियोज में मैंने स्टार्टिंग में वो वीडियोज अपलोड किए जब मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो उसमें हो सकता है आपको क्वालिटी उतनी अच्छी ना मिले, कई जगह मैं कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ, कई जगह मैं माउस यूज कर रहा हूँ, तो बाद में जो वीडियोज हैं बाद में आते आते कुछ हद तक ठीक हो गया, क्योंकि ऑनलाइन हमने भी स्टार्टिंग में करना ये सब सीखा था, उस टाइम पे इतनी फ्लो नहीं आता था जब ऑनलाइन पढ़ाते थे। तो आप की जो बाद की वीडियोज है, इसलिए मैं स्टार्टिंग की उन वीडियोज का रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, जो मुझे प्रॉब्लम है कि वीडियो के क्वालिटी में दिक्कत है, तो आप उनको तो मैं यहाँ इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सारी डेफिनेशन ये डिस्कस की है, क्योंकि वहां मुझे लगता है कि वीडियो की क्वालिटी में डिफरेंस होगा। लेकिन बाद की कुछ जो वीडियोज है वो ठीक होती गई हैं। आप लोग जानते हैं कि पहले ऑनलाइन क्लास लेना, फिर बाद में थोड़ा सा फ्लो बढ़ता गया तो क्वालिटी आती गई, तो उसके हिसाब से वीडियोज हैं, आप देख लीजिए। अगर कहीं कोई डाउट आती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम वीडियो को रिप्लेस भी कर देंगे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में इजी टॉपिक थे, अल्फाबेट, लैंग्वेज, डीएफए की बनाना और डीएफए की ट्यूटोरियल सीट में तो सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए मैंने अभी तक रिप्लेस नहीं किया उन वीडियो को, क्योंकि मुझे लगता नहीं रिप्लेस करने की जरूरत है। बट अगर आपको लगे तो प्लीज डालिए, कमेंट में डालिए, आप कर देंगे। इसके बाद प्रूव दैट कॉम्प्लीमेंट होमोमॉर्फिज्म, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म एंड क्लोजर ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज आल्सो रेगुलर। तो ये बेसिकली रेगुलर लैंग्वेज की क्लोजर प्रॉपर्टीज का प्रूफ है। इसमें 4 प्रॉपर्टीज पूछी गई थी, कॉम्प्लीमेंट, होमोमॉर्फिज्म, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म एंड क्लोजर, है ना। तो ये मैंने वीडियो 2.7 में सारे ही प्रूफ करा दिए हैं, आप वहां से इसका रेफरेंस ले लीजिएगा। गिव द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द चॉम्स्की हायरार्की। चॉम्स्की हायरार्की मैंने 5.6 में एक्सप्लेन की है, आप वहां से देख लीजिएगा। अच्छा, चॉम्स्की हायरार्की अलग चीज है और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एक अलग चीज है। तो कुछ बच्चों ने एग्जाम में मैंने देखा था चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म लिखा था जब मैं कॉपी इवैल्यूएट कर रहा था, तो ऐसा ना करिएगा, चॉम्स्की हायरार्की एक अलग चीज है, वो वीडियो 5.6 में मैंने
एक्सप्लेन की गई है, तो वहां से आप इसको प्लीज देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द ग्रामर एस टेंस टू AAA, एस टेंस टू AAS, BS टू PDA दैट एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज बाय एम्प्टी स्टैक। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रामर क्या है हमारी, एस टेंस टू AAA, इसके बाद दिया गया है A टेंस टू A, मैं इन तीनों को अलग अलग कर देता हूँ, A टेंस टू AS और A टेंस टू BS। इसके करस्पॉन्डिंग हमें PDA लिखना है, तो मैं साइड में इसके करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशंस में आपको बता देता हूं। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, डेल्टा ऑफ Q कॉमा, ये सिंबल इधर आ जाता है Q कॉमा A कॉमा और S इधर आ जाता है, इक्वल टू Q कॉमा और AA इधर आ जाता है। इसी फॉर्म में लिखते हैं ना, ये A इधर आ जाएगा और ये चीज इधर आ जाएगी और ये वाली चीज इधर आ जाएगी, ठीक है ना। सेम चीज इसके लिए लिख देता हूं, पहले मैं डेल्टा ऑफ Q कॉमा स्मॉल a आ जाएगा और फिर कैपिटल A यहां आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q कॉमा S, ठीक है ना। सेम टर्मिनोलॉजी, A इधर, कैपिटल A इधर और S इधर। इसके लिए लिखेंगे तो डेल्टा ऑफ Q कॉमा B कॉमा कैपिटल A इक्वल टू Q कॉमा S, ठीक है ना। B इधर, A इधर और S इधर। इसके लिए सीधा पॉप चलता है, तो Q अगर इस तरीके की फॉर्म होती है, Q कॉमा A इक्वल टू A कॉमा कैपिटल A इक्वल टू Q कॉमा एप्सिलॉन। तो इन चार ग्रामर के करस्पॉन्डिंग ये हमारा PDA बन जाएगा। चूंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप कोई भी एक ग्रामर ले लीजिएगा जो इसमें एक्सेप्ट करती हो, उसका सिमुलेशन भी दिखाएंगे। मैंने जहां पर PDA बनाया वहां पर सिमुलेशन की प्रैक्टिस कराई हुई है, मैं आपको इसकी ग्रामर बता देता हूं, तो एक ग्रामर निकाल के आप उसका सिमुलेशन खुद से बना लीजिएगा। जैसे एस स्टार्ट सिंबल है, तो एस से मैंने ले लिया A और A टेंस टू AS ले लीजिएगा, एस टेंस टू A में एक बार प्रोडक्शन AS ले लीजिएगा, तो ASA बन गया। तो AA और S को अगेन आपको AAA लेना पड़ेगा, तो AAA हो गया। ये मैं ग्रामर निकाल रहा हूं, पहले S लिया मैंने, तो S टेंस टू AAA हो गया। अब A की जगह पर मैंने लिख दिया क्या, AS, फिर S की जगह पर मैंने अगेन चेंज कर दिया AAA, कैपिटल A आ गया, और A टेंस टू अब मैंने सारी रिप्लेस कर दी है, तो AAA, फिर ये 3 बार A। तो आप ये स्ट्रिंग ले लीजिएगा, ये आपकी इस ग्रामर में एक्सेप्ट होगी, और इसका आप सिमुलेशन स्टैक की हेल्प से करा दीजिएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, तो सिमुलेशन करा दीजिएगा। आप सिमुलेशन मैं करा चुका हूं वीडियोस में, PDA में, वहां से रेफर करके इसका सिमुलेशन बना लीजिए। बशर्ते PDA जो बनाने वाली चीज थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है इन 4 इंस्ट्रक्शंस पे, तो यही 4 PDS के करस्पॉन्डिंग बनेंगे। अब देखिए क्या है, लैंग्वेज दी गई है G, ग्रामर G, S टेंस टू ASS और A टेंस टू दिस। कंप्यूट द डेरिवेशन ट्री, स्ट्रिंग ये निकालनी है विद लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। इसके लिए बेसिकली डेरिवेशन ट्री बनाना था, ठीक है। तो ग्रामर क्या दी गई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, S टेंस टू ASS और A टेंस टू B दिया गया है। स्ट्रिंग निकालनी है AABA BBB, ठीक है। तो देखिए पहले मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री आपको बना के दिखा देता हूँ। लेफ्ट मोस्ट सीधा बना ही देता हूं, S से स्टार्टिंग है तो मैंने S ले लिया, S से निकला ASS, तो ASS, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में कौन सा है, ये वाला, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे हमें चाहिए क्या, डबल A, तो हमने अगेन ले लिया ASS। अब इन तीनों में देखो सबसे लेफ्ट में कौन सा है, ये वाला, तो अब इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। अब हमें चाहिए B, तो अब हम इस A 2 बार हो गया ना, A। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे B चाहिए, ठीक है। तो अब हम कर देंगे, इसमें बेसिकली एक मिस्टेक थी प्रॉब्लम में, क्योंकि A तो यहाँ सिंबल ही नहीं है, तो A से कैसे आप चल लोगे, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, चलो यहाँ S टेंस टू B मान लेते हैं। भाई जब यहाँ A है ही नहीं, तो हम इस स्ट्रिंग को कैसे कैलकुलेट कर देंगे। हमने मान लिया S टेंस टू B, तो अब मैंने A निकाल लिया, अब चाहिए BA, तो अब इसको मैंने कर दिया क्या, इस वाले ट्रांजिशन से B। अब 2S ये बचे, अब इसका लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, ये वाला, तो इसको मैंने अगेन कर दिया ASS, तो ASS। अब मुझे चाहिए थे 3B, तो लेफ्ट मोस्ट अब ये रहा, ये हमारा B आ गया। अब लेफ्ट मोस्ट ये रहा, अगेन लेफ्ट मोस्ट ये रहा। तो आप देख लीजिए स्ट्रिंग A B A और
ट्रिपल, ठीक है ना, ये हमारी बन, एरो लगा देता हूं इस तरीके का, ए बी बी बी, लेफ्ट टू, ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन गया। अब देखिए राइट मोस्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं बनाता हूं एस, तो ए एस एस, तो इसमें क्या सॉल्व करेंगे, सबसे राइट वाला, ठीक है ना। तो राइट में मुझे क्या चाहिए, 3 बी चाहिए, ठीक बात है। तो हमने पहले अभी 3 बी चाहिए, तो हम एक बार इसको बी कर देते हैं, चलो एक बी हो गया, 2 बी हम यहां से बढ़ा लेंगे ए एस एस से। अब मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, राइट मोस्ट सॉल्व हो गया, अब राइट में ये बचा, तो इसको अगेन मैंने कर दिया क्या, ए एस एस गिवन था। अब राइट मोस्ट ये रहा, तो इसको मैं एक बार और एक्सपेंड करता हूं, ए एस एस, अब राइट मोस्ट कौन सा है, ये है, तो इसको मैंने अब बी कर दिया, इसको भी बी कर दिया इस वाले ट्रांजिशन से, तो बी 3 बार बी मिल गए। अब स्टार्टिंग में देखते हैं क्या मिलना था, फिर मिलना था बी ए, तो ए यहां से मिल रहा है, अब ये बचा राइट, यही बचा केवल राइट में, इसको हमने बी कर दिया, बी ए, तो आप इधर से देखिए वही स्ट्रिंग आपको मिलेगी, बी बी बी, 3 बार बी हो गया, इसके बाद ए बी, तो ए बी और फिर 2 बार ए, ठीक, एरो लगा देता हूं, ये बन गया राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो इसमें करेक्शन था, ये ए टेंस टू बी की जगह एस टेंस टू बी करना था, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री बन गया, ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन गया और ये राइट मोस्ट डेरिवेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब सेक्शन सी सेकंड पार्ट खत्म हो गया। राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्यूरिंग मशीन एज कंप्यूटर ऑफ इंटीजर फंक्शन, ये मैंने एज इट इज प्रॉब्लम वीडियो 5.7 में एक्सप्लेन कर दी है। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, ये भी मैंने 5.5 में एक्सप्लेन कर दी है एज इट इज। इसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट पंपिंग लेमा एंड एप्लीकेशन ऑफ पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज। तो पंपिंग लेमा आप लोग जानते हैं कि कोई भी लैंग्वेज एल दी गई है ना, जिसकी स्ट्रिंग है कोई जेड, तो उसकी लेंथ अगर एन से ग्रेटर देन इक्वल है, तो हम क्या करते हैं वहां पर यूवीडब्ल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको। यूवीडब्ल्यू में सिलेक्शन कैसे करते हैं कि वी एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए, लेंथ ऑफ यूवी की एन से लेस देन इक्वल होना चाहिए, और फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम पंप चलाते हैं किस पे, आई पे, तो यूवी टू दी पावर आई डब्ल्यू ये लैंग्वेज एल में होना चाहिए। तो पंपिंग लेमा है सीधा सीधा, कोई आपको बताया था मैंने कि यूवीडब्ल्यू कोई फॉर्म में आप स्ट्रिंग ले लेते हैं, फिर वी पे चलाते हैं पंप, तो यूवी आई डब्ल्यू जो है वो अगर लैंग्वेज एल में मिल जाती है तो रेगुलर होगी, अगर नहीं मिलती है तो फिर वो रेगुलर नहीं होगी, है ना। तो एप्लीकेशन क्या है पंपिंग लेमा का, यही टू चेक करना कि कोई भी लैंग्वेज हमारी रेगुलर नहीं है ना। नेक्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्ट ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए बोला गया था, फॉर द लैंग्वेज एल विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स इन विच द थर्ड सिंबल फ्रॉम द राइट इज ऑलवेज ए। तो सिंपल सी बात है, फ्रॉम द राइट मतलब लास्ट से, तो यहाँ पे ए बी कुछ भी कर दीजिए, यहाँ पे ए बी कुछ भी कर दीजिए, थर्ड सिंबल यही हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड पे ए हो गया, और यहाँ पे ए और बी कुछ भी हो सकता है। तो एनएफए ही पूछा गया था, तो एनएफए बन गया। इसकी अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लास्ट में फर्स्ट वाला इधर से अगर हम चलेंगे तो पहला ए प्लस बी कुछ भी हो सकता है, ए या बी, फिर ए या बी कुछ भी हो सकता है, फिर ए मिलना चाहिए, कंडीशन यही थी, थर्ड एलिमेंट ए होना चाहिए, और स्टार्टिंग में ए और बी से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग तो ए प्लस बी का स्टार। बहुत ही आसान पेपर था ये। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट माहेल-न्यूरर थ्योरम विद सुटेबल एग्जांपल। तो माहेल-न्यूरर थ्योरम 2 पार्ट में यूज होती है, एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए और एक मिनिमाइजेशन के लिए। तो यहाँ बेसिकली आपको रेगुलर लैंग्वेज वाली एक्सप्लेन करनी थी, तो ये मैंने वीडियो 1.10 में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से इसको रेफर कर लीजिएगा। ऑटोमेटा की आप प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, उसी में ही आप मैं सीक्वेंस नंबर ये बता रहा हूँ, वीडियो 1.10 में देख लीजिए, है ना। तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना था a टू द पावर n b टू द पावर n इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। तो वही पंपिंग लेमा हम लोग लगाते हैं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, तो सपोज करो मैंने n की वैल्यू ले ली 2, तो a b b ये बन गया। इसको मैंने चूज कर लिया u, इसको चूज कर लिया v और इसको चूज कर लिया w। तो u v w क्या होगा आपका a b और b। जब आप v पे पंप चलाएंगे तो u v स्क्वायर w क्या हो जाएगा a b और b, ये 2 बार आ जाएगा, है ना। इस तरीके से जब आप u v i w निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा a और a b का i टाइम्स आ जाएगा b। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इस स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, a b
ए बी बी, तो क्या ये बिलोंग करती है जो आपको लैंग्वेज दी गई थी, ये अगर जो आपको ये लैंग्वेज एल दी गई थी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है एन नंबर ऑफ एज फॉलोड बाई एन नंबर ऑफ बीज, तो ये आपकी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करेगी। तो वही हम लिखेंगे कि यू वी आई डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज एल, सो दिस इज नॉट रेगुलर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। 5b, डिजाइन ट्यूरिंग मशीन फॉर a to the power n, b to the power n, c to the power n where n is greater than equal to 1। ठीक है, तो ये वीडियो 5.8 में मैंने डिस्कस किया हुआ है, सेम प्रॉब्लम, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट पिजन होल प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। ये बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ n items are put into m containers with n is greater than m, then at least one container must contain more than one item। ठीक है ना? अच्छा, इसकी अगर एक तो डेफिनेशन ये हुई, अगर मैं इसकी जनरलाइज्ड डेफिनेशन की बात करता हूं तो कुछ जगह ये डेफिनेशन भी आपको लिखी हुई मिलती है। इफ kn plus 1 pigeons are kept in n pigeon holes where k is a positive integer, the average number of pigeons per pigeon hole equal to kn plus 1 divided by n। ये इसी से ही निकल के आती है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की मेरी वीडियो देख लीजिएगा पिजन होल प्रिंसिपल की, वहां मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वीडियो का रेफरेंस है 5.10। वीडियो 5.10 में मैंने पिजन होल प्रिंसिपल काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने को कहा था, तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। एक बैग है जिसमें 10 रेड मार्बल्स, 10 व्हाइट मार्बल्स एंड 10 ब्लू मार्बल्स थी। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल्स वी हैव टू चूज रैंडमली फ्रॉम द बैग टू इंश्योर दैट वी हैव 4 मार्बल्स ऑफ सेम कलर। तो इसी फंडामेंटल को मैं लगा देता हूँ। अप्लाई पिजन होल प्रिंसिपल्स, नंबर ऑफ कलर कितने हो गए? रेड, व्हाइट और ब्लू, 3 हो गए, तो n की वैल्यू हो गई 3। ठीक है ना? नंबर ऑफ कलर्स हो गए, इसको पिजन होल्स हो गए, मतलब n इक्वल टू 3। अब मार्बल्स क्या कह रहा है? वी गेट 4 मार्बल्स ऑफ सेम कलर, तो ये जनरली वैल्यू किसकी होती है? kn प्लस 1 की। तो kn प्लस kn प्लस 1 नहीं, k प्लस 1। भाई पिजन होल्स और पिजन्स होते हैं ना, तो 3 कलर हो गए, तो वो हो गए पिजन होल्स, तो उसकी वैल्यू होगी 3। 4 मार्बल्स, ये मतलब हो गए हमारे पिजन्स, तो ये होगी k प्लस 1। तो k प्लस 1 की वैल्यू 4 होगी, तो k की वैल्यू कितनी होगी? 3। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल्स यू हैव टू चूज, मतलब kn प्लस 1 की वैल्यू हमें अब निकालनी है। तो kn प्लस 1 इक्वल टू k की वैल्यू भी 3, n की वैल्यू भी 3, प्लस 1 हो गया 1, इसका मतलब क्या है? 10। 10 मार्बल्स हम अगर चूज करेंगे रैंडमली, तो हमें क्या होगा? 4 मार्बल सेम कलर के मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप चाहे तो इसको और डिटेल में देखना चाहे तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वीडियो 5.10 में ये पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट 6 का बी, मिनिमाइज द गिवन डीएफए शोइंग बिलो। इस डीएफए को मिनिमाइज करना था, है ना? तो सिंपल सी बात है, वही मैं इक्विवेलेंस मेथड लगा देता हूं, पाई 0 निकाल लेता हूं पहले। तो पाई 0 का मतलब क्या है? पहले आप नॉन फाइनल स्टेट ले लीजिएगा। ए बी इनका नंबर मैं दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ, इसको डी दे देता हूँ, ये ई और एफ है, नाम मैंने अपनी तरफ दे दिए। तो नॉन फाइनल कौन कौन सी हुई? ए कॉमा बी कॉमा एफ। ठीक है ना? और फाइनल स्टेट हो गई 3, सी डी और ई। ठीक है ना? ये बात। अब क्या करता हूं मैं? इनकी इक्विवेलेंसी चेक कर लेता हूं, वही 0 इक्विवेलेंसी और 1 इक्विवेलेंसी। तो पाई 1 जब हम निकालेंगे तो देखिए फिगर की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। यहां पे पहले मैं दिखा देता हूं ए बी। ए का 0 कहां जा रहा है? ए का 0। अब देखो 0 और 1 इक्विवेलेंट जब आप चेक करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो 0 या इस सेट में हो, देखो जब हम 0 और 1 इक्विवेलेंसी बता रहे थे मिनिमाइजेशन में, तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि सभी का 0 ट्रांजिशंस एक सेट में बैठना चाहिए। ये सेट जो हमारे बने हुए हैं, एक सेट ये बना हुआ है और एक सेट ये बना हुआ है, और 1 भी एक सेट में होना चाहिए, या तो इसमें या फिर इसमें, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो देखो भाई, ए का 0 जा रहा है बी पे, यहां पर है, और बी का 0 जा रहा है ए पर, तो वो भी इसी में है। इसका मतलब ये दोनों 0 इक्विवेलेंट है। अब देखो ए का 1 जा रहा है डी पे, तो इधर है, और बी का 1 जा रहा है सी पे, वो भी इधर है, पूरे सी सेट में ही है। तो ये आपकी 1 इक्विवेलेंट भी हो गई। तो ये ए और बी इक्विवेलेंट है। अब ए और एफ का चेक कर लीजिए। ए का 0 जा रहा है बी पर, तो ये रहा, और ए का 0 जा रहा है बी पर, तो इधर है। अब एफ का 0 चेक करिए, एफ का 0 जा रहा है एफ पर, तो वो भी इसी सेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक जगह हैं, एक ही सेट में। ए का 1 देखिए कहां जा रहा है? डी पर,
ठीक, तो अब f का 1 देखिए, f का 1 जा रहा है इसमें। अब इसमें देखो दिक्कत आएगी क्या, a का 1 गया d पे, तो d कहाँ है, ये रहा, समझना बात को। और f का 1 जा रहा है f पर, जबकि वो कहाँ है, f इस तरफ। मतलब क्या है कि दोनों चीजें एक ही सेट में होनी चाहिए, तो a और f जो है ये इक्विवेलेंट नहीं होगी। ठीक, c और d में देख लीजिए, c का 0 e पर जा रहा है, ये रहा, d का 0 e पर ही जा रहा है, ठीक है, इधर ही है। c का 1 इधर f पे जा रहा है, मतलब इस सेट में आ गया अब, और d का 1 भी f पे ही जा रहा है, वो भी इसी सेट में, एक ही सेट में, तो c और d हमारी इक्विवेलेंट हो गई, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। c और e का चेक कर लीजिए, c का 0 e पर जा रहा है और e का 0 e पर ही जा रहा है, तो e इधर ही है। अब c का 1 देखिए f पर जा रहा है और e का 1 भी f पे ही जा रहा है, तो दोनों f एक ही सेट में, तो ये भी हमारी इक्विवेलेंट हो गई। तो अब पाई 1 निकाल लीजिएगा, तो पाई 1 हमारा आएगा क्या, a और b इक्विवेलेंट है, और इसके बाद a और f इक्विवेलेंट नहीं थे, तो f हमने बाहर निकाल दिया इसमें से, और ये आ गई c d e। ठीक, अब दोबारा से चेक करेंगे, तो दोबारा से जब आप चेक करेंगे a और b, अब इस सेट में चेक करेंगे, तो और आपका इसमें से बाइफर्केशन नहीं होगा। बाई 2 जब आप निकालेंगे तो आपका यही मिलेगा, a, b और f और c d e। ठीक है ना, तो यही आपका मिनिमाइज किया हुआ सेट आ जाएगा, a b एक स्टेट आ जाएगी, f एक आ जाएगी और c d e एक आ जाएगी। तो आप दो फिगर बना लीजिएगा, मैं यहाँ पे इक्विवेलेंसी मैंने निकाल दी है। सेट अब आपकी ये बनेगी, 3 स्टेट उसमें बनेगी, ए बी, चलो मैं बना देता हूँ। एक स्टेट बन गई ए बी, और एक स्टेट बन जाएगी एफ, और एक स्टेट बन जाएगी सी डी ई। सी डी को बीच में रखता हूँ क्योंकि फाइनल वाली होगी है। सी कॉमा डी कॉमा ई, और एफ इधर आ जाएगी। फाइनल स्टेट कौन सी थी, सी डी ई, ये आपके फाइनल थी, तो इसमें भी इसको फाइनल कर दीजिएगा। इनिशियल स्टेट कौन सी थी, यहाँ पर ए आपकी इनिशियल थी, तो इसको इनिशियल कर दीजिएगा। अब देख लीजिएगा, ए का 0 जा रहा था बी पर और बी का 0 जा रहा था ए पर, तो 0 की सेल्फ लूप लग जाएगी। 1 देखो कहां जा रहा था, ए से 1 जा रहा था डी पर और बी से 1 जा रहा था सी पर, तो सी और डी दोनों इधर ही हैं, तो ये 1 इधर आ गया। अब सी डी का देख लीजिए, सी का 0 जा रहा था ए पर, डी का जी भी 0 जा रहा था ई पर, और तीनों के 0 ई पर ही जा रहे थे, तो ये सेल्फ लूप आ गई 0 की, क्योंकि तीनों 0 इधर ही जा रहे थे। 1 देखो, सी का 1 एफ पे जा रहा था, डी का 1 एफ पे जा रहा था, ई का 1 एफ पे ही जा रहा था, तो 1 इधर आ गया, तीनों का 1 इधर ही जा रहा है। ठीक है ना, और एफ का देख लीजिए जरा, एफ का 0 और 1 दोनों की सेल्फ लूप एफ पे ही लगी हुई थी, तो एफ का सेल्फ लूप इस पे लग जाएगी 0, 1। ठीक, तो इस तरीके से ये मिनिमाइज हो गया। देखो, जिसको ये नहीं समझ में आया है कि पाई 0 के बाद मैंने पाई 1 और पाई 2 कैसे दिखा रहा है, वो प्लीज मिनिमाइजेशन की मेरी वीडियोस को देख लीजिएगा, वहां से आपको क्लियरली पता चल जाएगा। क्योंकि ये 0 और 1 का इक्विवेलेंट चेक करना, ये पूरी एक प्रोसेस है जो मैंने यहाँ शॉर्ट में डिस्क्राइब की हुई है, शॉर्ट में बताया हुआ है, तो आप उस मिनिमाइजेशन की वीडियो से प्लीज देख लीजिएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पाई 0, पाई 1, पाई 2 कैसे निकालते हैं, है ना। तो इस डीएफए का मिनिमाइज किया हुआ फॉर्म ये बनेगा। और चाहो तो आप इसमें माइल न्यूरेट थ्योरम भी लगा सकते हो, माइल न्यूरेट थ्योरम भी मैंने डिस्कस किया, उससे भी आप मिनिमाइज कर सकते हो, तो उसका आंसर ये आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द फॉलोइंग क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। क्लोजर प्रॉपर्टीज आपको मालूम है, मैंने दोबारा लिख दी है कि यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, रिवर्सल, क्लोजर, कॉन्केटेनेशन, होमोमॉर्फिज्म और इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, ये ऑपरेशन किन्हीं भी 2 रेगुलर लैंग्वेज के रेगुलर ही होंगे। ठीक, तो ये आपको लिखना था। इसके बाद पूछा गया डिसाइडेबिलिटी, डिसीजन प्रॉपर्टीज, तो 3 प्रॉपर्टी होती है, मेंबरशिप प्रॉपर्टी, एम्पटीनेस प्रॉपर्टी, इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी। मेंबरशिप प्रॉपर्टी क्या कहती है, इज अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग W, कोई भी स्ट्रिंग W है, बिलोंग्स टू सम लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज से बिलोंग करती है या नहीं करती है, तो दैट इज मेंबरशिप प्रॉपर्टीज। एम्पटीनेस प्रॉपर्टीज, इज द गिवन लैंग्वेज इज एम्प्टी, क्या वो लैंग्वेज एम्प्टी है। इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी, डू द 2 descriptions ऑफ अ लैंग्वेज रिप्रेजेंट द सेम लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के अगर 2 रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं तो क्या वो सेम होंगे या नहीं होंगे, तो ये प्रॉपर्टीज हमारी डिसीजन प्रॉपर्टीज में आती है, मेंबरशिप प्रॉपर्टी, एम्प्टीनेस प्रॉपर्टी और इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी। ठीक, अब देखिए 7th का बी पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है।
check whether the grammar is ambiguous or not. R tends to R plus R, R star, A dash B dash C. Obtain the string W equal to A plus B into C. इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ये मैंने जब पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट किया कुछ सिंबल्स इधर उधर हो गए हैं, तो इसको मैं काट देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ क्या थी लैंग्वेज ग्रामर। R टेंस टू R प्लस R, इसके बाद ये गिवन थी R माइनस R, माइनस का सिंबल चल हट गया है, इसके बाद था R इंटू R, इसके बाद A स्लैश B स्लैश C, और स्ट्रिंग यही थी A प्लस B इंटू C। तो इसको एम्बिगस प्रूफ करना था। तो एम्बिगस के लिए आप लोग जानते हैं कि अगर हमें दो लेफ्ट मोस्ट या दो राइट मोस्ट, मतलब टू अगर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री और टू राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री अगर मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज हमारी वो अनएम्बिगस होगी। तो हम क्या करते हैं, दो लेफ्ट मोस्ट आपको बना के दिखा देते हैं, उसी से आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहले मैंने लिया R, R से मैंने किया R प्लस R, ये हो गया R प्लस R। अब लेफ्ट मोस्ट करेंगे तो पहला R ये मिला, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया A में, ठीक। अब ये बचा ये R, इसको मैंने प्रोडक्शन यूज कर लिया R टेंस टू R इंटू R वाला, तो R इंटू R। अब मैंने R टेंस टू B ले लिया, लेफ्ट मोस्ट यही है ना, तो R टेंस टू B, और अब कौन सा बचा, ये वाला बचा, तो R टेंस टू C। लेफ्ट मोस्ट मतलब सबसे लेफ्ट वाला R हम पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ एक ही R था, तो अब ये दो R हो गए, तो लेफ्ट मोस्ट मतलब ये वाला पहले सॉल्व किया, फिर ये सॉल्व हो गया तो इधर आ गए, तो इसको एक्सपेंड किया, लेफ्ट मोस्ट अब ये बचा, तो फिर इसको एक्सपेंड किया, फिर ये बचा। तो लेफ्ट मोस्ट का मतलब है सबसे लेफ्ट वाला सिंबल जो आपका कैपिटल लेटर होगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए A प्लस B इंटू C, ये आपको मिल गई लेफ्ट मोस्ट में, है ना। अब मैं इसका दूसरा ही लेफ्ट मोस्ट बना देता हूं, आपको एक और लेफ्ट मोस्ट बना देता हूं। ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री 1। अब मैं बनाता हूं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री 2, दूसरा बना देता हूं। तो इसमें मैंने क्या किया, R था, इसको मैंने एक्सपेंड किया, दो पार्ट एक्सपेंड किया इस फॉर्मूले से, R इंटू R, तो R इंटू R। अब लेफ्ट में कौन सा है, ये वाला R ना, तो इस वाले को मैंने किया क्या, अगेन R प्लस R, R प्लस R, ठीक। अब देखो लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, सबसे लेफ्ट में ये वाला, तो यहाँ पे मैंने कर दिया A, ये वाला प्रोडक्शन यूज कर लिया, यहाँ पे कर लिया B और यहाँ पे कर लिया C। तो अब देखिए A प्लस B इंटू C, तो दो लेफ्ट मोस्ट ट्री बन गए ना, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, लेफ्ट मोस्ट ट्री एक ये बन गया और लेफ्ट मोस्ट ट्री ये बन गया। तो आप इसमें लिखेंगे नोट में नीचे, बिकॉज वी हैव टू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्रीज सो वी कैन से कि गिवन ग्रामर इज एम्बिगस। एग्जाम में कुछ बच्चों ने क्या किया कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री निकाल दिया और राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री निकाल दिया, फिर लिखते हैं कि भाई लैंग्वेज एम्बिगस है, तो वो करेक्ट नहीं होगा। एम्बिगस होने के लिए क्या होना चाहिए, टू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री या फिर टू राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। तो हमने दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री बना दिए हैं, एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री ये बन गया, एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री ये बन गया। लेफ्ट मोस्ट का मतलब ये है कि हर लाइन पे सबसे पहले लेफ्ट वाला सॉल्व करिए। R में ये आया तो सबसे पहले लेफ्ट में ये बचा तो इसको सॉल्व करा, अब यही बचा, लेफ्ट पहले ये किया फिर ये किया, अब इसमें लेफ्ट मोस्ट ये था तो मैंने इसको सॉल्व किया, अब ये बचा तो इसको कर दिया। ऐसे इधर किया मैंने R8 प्लस इंटू R में, लेफ्ट मोस्ट में क्या था ये, तो इसके लेफ्ट मोस्ट में ये R प्लस R, इस तरीके से A प्लस B इंटू C, दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से मिल गए, दैट मीन्स ये लैंग्वेज ग्रामर जो हमारी थी ये हमारी एम्बिगस होगी। बस तो इस तरीके से हमारा ये 21-22 का पेपर आपका सॉल्व हुआ। ये पेपर बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये जो पेपर था हमारा थ्योरी बेस्ड ज्यादा था, मतलब कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछे गए थे, सारी डेफिनेशंस कवर हो गई, DFA की भी हो गई, ट्यूरिंग मशीन की भी हो गई, PDA की भी हो गई, रेगुलर एक्सप्रेशन भी पूछ लिया, क्लोजर प्रॉपर्टी भी पूछ लिया, उनका प्रूफ भी पूछ लिया, है ना। तो पेपर वैसे आसान कहेंगे, बट इसमें भी बच्चों ने मिस्टेक किया था क्योंकि बच्चे थ्योरी इतनी नहीं पढ़ते हैं, तो मैंने आपको कवर करा दिया है। कहीं कोई डाउट है तो आप बच्चे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आई विल रेस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।